मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएम एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज मैं MS-12 भारतीय कहानी का एक कहानी प्राणधारा की विश्लेषण और मूल्यांकन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो प्राणधारा एक कहानी है जो आप इस चित्र को देख के समझ पा रहे हैं। एक ऐसी कहानी है जहाँ पर एक गांव में पानी की समस्या होती है और वहाँ शायद एक ही कुछ जो ट्यूबवेल है, एक ट्यूबवेल है जिसमें पानी आना भी मुश्किल हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। और शहर से एक व्यक्ति, एक जो जमींदार या ठाकुर बोलिए, एक धनी व्यक्ति आता है और उस गांव में बहुत बड़ी जगह लेके वो अपना एक बड़ा सा बंगला बनाता है और उस बंगले में पानी की सुविधा के लिए वो गांव वालों को यूज़ करता है, यानी उनका प्रयोग करता है। वो गांव वालों की सबकी हस्ताक्षर लेकर, सिग्नेचर लेकर और अपना लेकर वो पानी के लिए उसे अप्लाई करता है। और जब पानी का जो एप्लीकेशन है सैंक्शन हो जाता है तो वो अपने ही महल में पानी की सुविधा कर देता है और गांव वालों के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। तो गांव वाले जब पानी लाना चाहते हैं, उन्हें पानी की ज़रूरत होती है, तो वो महल में जाते हैं और जो साहूकार है उसे कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम है, आप पानी दीजिए, हमें 2-3 मटका पानी दे दीजिए। लेकिन जो जमींदार या ठाकुर है, जो सेठ है, वो मना करते हैं। उनके घर वाले उन लोगों से झगड़ते हैं तो गांव के सभी औरतें आते हैं और उनके साथ झगड़ा करते हैं, उनको बताते हैं आपने ऐसा किया। और इस तरह से पानी को लेकर, जो कि पानी जीवन का आधार है, तो इसी के आधार पर यहाँ पर प्राणधारा जो कहानी का नाम है, और पानी के लिए बहुत सारी समस्या इन गरीब लोगों को हुई है। तो इस कहानी में हम वही चीज़ को पढ़ेंगे जो आप चित्र में देख रहे हो, कैसे गरीब महिलाएं पानी के लिए मटके को पकड़कर और धूप में कैसे खड़ी होकर सेठ से बातें कर रहे हैं। तो हम परिचय देखते हैं, पाठ परिचय। कालीपट्टनम रामाराव तेलुगु के वरिष्ठ कथाकार हैं। जो कालीपट्टनम है वो कालीपट्टनम रामाराव, इनका नाम याद रखिए, कालीपट्टनम रामाराव तेलुगु के वरिष्ठ कथाकार है तथा कारा मास्टर अर्थात कहानियों के मास्टर के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कारा यानी कहानियों के मास्टर के रूप से वे प्रसिद्ध है। 1924 में इनका जन्म श्रीकाकुलम में एक सामान्य स्थिति वाले ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा पूरी करने में भी काफ़ी कठिनाइयाँ झेली, कई छोटी छोटी नौकरियाँ की, फिर काफ़ी सोच विचार के बाद अध्ययन, लेखन और अध्यापन को आजीविका का साधन बनाया। विशाखापट्टनम के सेंट एंटनी स्कूल में सेकेंडरी ग्रेड अध्यापक की नौकरी की और लंबी अवधि के बाद वहीं से सेना निवृत्त हुए। इन्होंने विशाखापट्टनम में रा.बी. शास्त्री जैसे तेलुगु के प्रतिष्ठित प्रगतिवादी लेखकों और मार्क्सवादी विचारकों के संपर्क में रहकर साहित्य के उद्देश्य तथा समाज के स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया। ये समकालीन साहित्यिक आंदोलन में भी शामिल होते रहे। 1943 में प्लेटफॉर्म नामक एक पोस्ट कार्ड साइज की कहानी लिखी। यह इनकी प्रथम कहानी थी। 1992 में प्रकाशित संकल्प नामक कहानी तक इन्होंने केवल 30 से 35 कहानियाँ ही लिखी। कहानी के प्रति इन्होंने अत्यंत प्रेम था। इसी कारण तेलुगु में आज तक प्रकाशित समस्त कथा साहित्य को सुरक्षित रखने तथा अध्येताओं को एक ही स्थान पर उसे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1998 में श्रीकाकुलम में कथा निलयम नामक एक संस्था की स्थापना की। वर्तमान में भी ये इस संचालन एवं समृद्ध करने की कार्य में संलग्न है। तो अध्याय का वहींगावलोकन देखते हैं।
कालीपट्टनम रामाराव की कहानियों में सामाजिक दृष्टि। सन 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में घोषणा पत्र के अनुसार समस्त भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की प्रांतीय शाखाओं की स्थापना होने लगी। इसी क्रम में आंध्र प्रदेश में तेलुगु में प्रगतिशील कवियों ने अभ्युदय रचयितन संघम की स्थापना की। इसे अरसम भी कहा जाता है। अरसम का प्रथम अधिवेशन 13-14 फरवरी 1943 में तेनाली में हुआ। इसके अध्यक्ष तेलुगु के प्रगतिशील रचनाकार तापी धर्माराव थे। अरसम के लेखकों का मूल उद्देश्य भी हिंदी के प्रगतिशील लेखकों के समान ही था। इन लेखकों का उद्देश्य सामाजिक विषमता के विरुद्ध संघर्ष करना था। अरसम का घोषणा पत्र गरीबी, शोषण, उत्पीड़न, सामाजिक विषमता और भेदभाव आदि सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए आवाज़ बुलंद करता है। श्री श्री कोड बट्टीगंटी, कुतुंबराव दशरथी, तापी धर्माराव, रावी शास्त्री, चासो, कलीपट्टनम रामाराव आदि तेलुगु के प्रगतिवादी लेखक हैं। रामाराव मार्क्सवादी प्रभावित है तथा साहित्य में सामाजिक यथार्थ के समर्थक है। उनका विचार है कि साहित्य का उद्देश्य मानव मूल्यों की स्थापना करने के लिए पुरानी शोषक, उत्पीड़क, सुविधाभोगी और स्वार्थी शक्तियों में संघर्ष करती हुई नई सामाजिक शक्तियों का ही चित्रण होना चाहिए। इसलिए इनकी कहानियों में सामाजिक असमानता और शोषण की पृष्ठभूमि में समाज के दबे कुचले वर्ग के जीवन की पीड़ा का चित्रण है। 1955 से पहले इनकी अधिकांश कहानियां मध्य वर्ग के ब्राह्मण परिवारों की कहानियां हैं, किंतु 1964 से लेकर 1972 तक लिखी 16 कहानियों का स्वर समाज के निचले तबके और प्राय छोटी जाति के श्रमजीवी वर्ग का है। इन कहानियों में इस वर्ग की भौतिक आवश्यकताओं की विकट आपूर्ति और शोषण की समस्या को उठाया गया है। वे मानते हैं कि आज देश में समाज के सबसे निचले स्तर पर रह रहे लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। समाज के आर्थिक ढांचे का समाज के सदस्यों की मनोवृत्तियों पर प्रभाव पड़ता है। इसे रामाराव की कहानियों में स्पष्ट देखा जा सकता है। उनकी यह भी मान्यता है कि लेखक, कलाकार या बुद्धिजीवी सभी को समाज के कमजोर वर्ग के लिए काम करना चाहिए। इसी को समाज के प्रति प्रतिबद्धता कहते हैं और प्रतिबद्धता के साथ लिखने पर ही लेखक समाज के तृण से मुक्त हो सकता है। वे हर उस संघर्ष को समर्थन और सहानुभूति देते हैं जो शोषण, उत्पीड़न और सामाजिक विषमता पर चोट करता है। रामाराव ऐसे लेखक हैं जिनकी रचनाएं हमें रोक कर प्रश्न करती है, झकझोरती है, हमारे अंदर क्षोभ पैदा करती है, हमें आगे बढ़ाती है। रामाराव ने प्रेमचंद की ही तरह साहित्य को जीवन की समस्याओं पर विचार करने और उन्हें हल करने का माध्यम बनाया है। रामाराव का साहित्य भी सामाजिक उपयोगिता को प्रमुख मानता है। वे जीवन और साहित्य के बीच की सीमा रेखा की परवाह नहीं करते। वे साहित्य में आकर्षण को प्रवृत्ति के विरोध है। इनकी व्यवहारिक लेखन शैली अनेक तेलुगु लेखकों के लिए प्रेरणापद रही है। प्रजातंत्र के समर्थक होने के कारण इनकी बड़ी कहानियों में एक दो नहीं बल्कि अनेक पात्र केंद्र में रहते हैं, लेकिन कोई नायक नहीं होता। रामाराव व्यक्ति विशेष की जगह किसी सामाजिक परिस्थिति या व्यवस्था से जुड़ी कहानियाँ लिखना पसंद करते हैं। इसीलिए इनकी कहानियों में जीवन का कैनवस बड़ा प्रतीक होता है और इनकी कहानियाँ प्राय लंबी होती है। रामाराव की कहानियों में श्रीकाकुलम के सामाजिक जीवन की आंचलिक पहचान स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जो हमें हिंदी के प्रमुख आंचलिक कथाकार
फणीसरनाथ रेणु के का स्मरण कराते हैं। रेणु की भांति ही रामाराव अभागे गांव और शहरों की बात कहते हैं। रेणु की कला और वैचारिकता में किसी प्रकार का कोई अंतिम फैसला या निर्णय स्पष्ट नहीं होता, किंतु रामाराव अपने समस्त धैर्य और आवेशहीनता के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। यह बात उनकी रचना में उभर कर आती है। ये विचार विशेष को केंद्र बनाकर सामाजिक जीवन में बदलाव की ओर जाना पसंद करते हैं। इसी कारण उनकी रचनाओं में पूंजीपति, जमींदार, बड़े अधिकारी, विधायक, मंत्री जैसे पात्रों की अपेक्षा आम आदमी को महत्ता प्राप्त होती है। फिर देखते हैं कालीपट्टनम रामाराव की कहानी, धारा, पाठबोध और प्रक्रिया। प्रकृति ने हमें संसाधन सभी के लिए समान रूप से प्रदान किए हैं, किंतु पूंजीवादी युग में कुछ थोड़े लोगों ने प्रकृति के संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें संपूर्ण विश्व में असमानता उत्पन्न हो गई है। यहाँ तक कि हवा, पानी, भोजन भी गरीब व कमजोर लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है। प्राणधारा कहानी में पानी असम वितरण की समस्या को उठाया गया है। यहाँ पानी को समस्त सामाजिक संसाधनों का मूल मानकर आहार, आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि के असमान वितरण की समस्या पर विचार कर सकते हैं। पानी संसार में सभी प्राणियों की मूलभूत आवश्यकता है। जल की कमी या अधिकता ही किसी भी सभ्यता के विकास और पतन को तय करती है। विश्व की अधिकांश सभ्यता नदियों के किनारे ही फली फूली है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का 97% या उससे अधिक समुद्री पानी है, जो प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में नहीं लाया जा सकता। 2 से अधिक प्रतिशत पानी बर्फ के रूप में है। बचे 1% से भी कम पानी ही पेयजल है। आबादी बढ़ने और औद्योगिक उन्नति के कारण उसका उपयोग बहुत बढ़ जाने से अब प्रदूषित हो गया है। भारत में अनेक राज्य नदियों के पानी को लेकर अनेक विवादों में जकड़े हुए हैं। पानी की समस्या नहीं सुलझी तो ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आर्थिक विपन्नता के गर्त में आएगा और लोगों में पारस्परिक वैषम्य बढ़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसका कारण जल होगा। देश में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां लोगों को पाताल की सुरंगों जैसे कुओं से पानी खींचना पड़ता है या दूर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ता है। ऐसे क्षेत्र में लोग पानी बचाने के लिए अनेक उपाय अपनाते हैं और ज़्यादा परेशानी होने पर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। देश में ऐसे भी जगह है जहां लोग सुरक्षित जल के अभाव में तालाब आदि का दूषित जल पीकर उनके अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार होते जाते हैं। समाज में एक वर्ग ऐसा है जो अपनी रोज की आवश्यकता के लिए न्यूनतम मात्रा में पानी के लिए तरसता है। दिन में 1-1.5 घंटे के लिए खोल दिए जाने वाले किसी सार्वजनिक नल के से उसे थोड़े से समय में उन सभी लोगों को पानी भर लेना होता है। दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग के लोग हैं जो बंगलों में रहते हैं। उनके बंगलों के बगीचे खूब हरे भरे रहते हैं, वहाँ पानी की कोई कमी नहीं रहती। फर्श धोने, अपनी गाड़ियाँ धोने में बहुत पानी बहाते हैं, परंतु इन साधन संपन्न लोगों में अत्यंत कठिन जीवन जीने वाले उन अभावग्रस्त लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होते। जरूरतमंद व गरीब के प्रति दया, ममता या सामाजिक न्याय की भावना उनमें नहीं होती। इन वर्ग के लोग आवश्यकता पड़ने पर निर्धन लोगों को अपने प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने में भी नहीं चूकते। प्राणधारा कहानी में जल के असम वितरण और अमीरों की गरीब के प्रति असामाजिकता व असहिष्णुता को दिखाया गया है। इस कहानी में राव साहब सस्ती जमीन खरीदकर अपना बंगला बनवाते हैं। सूर्य में उस स्थान पर बिजली पानी की सुविधा नहीं थी। राव साहब ने आसपास के झुग्गी बस्ती वालों को एक पक्के महजरनामे पर तीनों बस्तियों के लोगों से दस्तखत करवाए।
सबको उपभोक्ताओं के रूप में म्यूनिसिपालिटी को दिखाया और दबाव बनाकर अपनी जमीन तथा बंगले के लिए पानी बिजली की सुविधा प्राप्त कर ली। इन सुविधाओं के कारण उनकी जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गई। जिन गरीब लोगों की सुविधा की बात कहकर उन्होंने म्यूनिसिपालिटी से पानी और बिजली की सुविधा ली थी, उन झोपड़ी वाले को भी वो सुविधा नहीं मिली। लेकिन राव साहब ने इसका कोई परवाह नहीं की। क्षेत्र में सार्वजनिक नल है, परंतु उसमें कुछ समय के लिए ही पानी आता है और सबको पानी नहीं मिल पाता। अतः अम्माजी, सत्यवती, तविट्मा और सार्वजनिक नल से पानी प्राप्त होने की कोई उम्मीद नहीं है। ये कलसा भर पानी मांगने राव साहब के बंगले पर पहुंचते हैं तो वहाँ भयंकर कुत्ते भौंकते हुए उनके तरफ उछल पड़ते हैं। किसी बड़े आदमी को धयोड़ी पर जाओ तो घर वालों से पहले उनके कुत्ते ही अगुवानी करते हैं, फिर वहाँ उनका उपहास किया जाता है। अम्माजी और अपने भाई के प्रणय प्रसंग की कल्पना करके राव साहब की सुकुमारी बेटी अम्माजी की और उपहास की नज़र से देखती हैं और पूछती हैं, पानी के लिए ही आई हो। इसके बाद घर के सब बच्चे उन लड़कियों को देखकर खूब हंसने लगते हैं। अम्माजी सब जानकर भी अपनी व्यवस्था के कारण चुप रहती हैं। अम्माजी उस बढ़ई की बेटी है जो उसने बंगले बनाते समय बहुत दिनों तक उसमें काम किया था। एक दिन अपनी बेटी को राव साहब से मिलवाकर उसने विनती की थी कि यह लड़की जब भी पानी के लिए आए वे एक कलसा पानी लेने दे। राव साहब ने उसके लिए हामी भी भरी थी, किंतु पानी भर जाने पर अम्माजी को अपेक्षा होती है, उनका उपहास होता है। वे कभी चलो भर लो कहते तो कभी कहते अब नहीं बाद में आना। कभी कोई कहता भर लो तो कोई मना कर देता। इस तरह से वे खिलवाड़ कर अपना मनोरंजन करते। लेकिन व्यवस्था में अपमानित होने पर भी अम्माजी सत्यवती और तविट्मा के साथ राव साहब के बंगले पर गई और वहाँ हमेशा की तरह उपहास हुआ। उनके पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। कहीं भी जाओ आधी मील से था और वहाँ भी पानी मिलेगा, इसकी क्या गारंटी। बंगलों में रहने वाले लोग गरीबों की मदद न करने के सौ बहाने ढूंढ लेते और अधिक कहने पर बुरा भला कहते या कुछ कुत्ता छोड़ने की धमकी दे देते हैं। उसी समय सड़क का नल बंद होना पर दूसरी स्त्रियां भी खाली कलसे के लिए पानी लेने वहां पहुंच जाती हैं। भीड़ बढ़ने पर झगड़ा बढ़ता है। भीड़ में से अप्पा यम्मा नामक की स्त्री दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करती है और अपनी व्यवहार कुशलता से अपने लिए और दूसरी स्त्रियों के लिए पानी लेने की अनुमति पा लेती है। इस प्रकार बहुत देर बाद उस दिन के लिए समस्या का समाधान हो जाता है। संघर्ष का स्वरूप और कार्यकुशलता। लेखक व्यवहार कुशलता द्वारा समस्या के समाधान द्वारा दिखाना चाहते हैं कि असहाय स्थिति में भी दबे कुचले लोग अपने आक्रोश और संघर्षशीलता का प्रदर्शन करने के साथ अपने कार्य को साधने का कौशल भी रखते हैं। सत्यवती इस वर्ग के आक्रोश और आक्रामक प्रवृत्ति को दर्शाती है तो अप्पायम्मा इस वर्ग के कार्य कौशल को प्रकट करती है। वृद्धा द्वारा कुत्ते छोड़ने की धमकी देने पर सत्यवती में भय के बदले आक्रोश जगता है और वह वृद्धा से विवाद करती है तथा आवाज़ लगाकर दूसरी स्त्रियों को भी बुलाती है। वह माली को चुनौती देते हुए कहती है, अरे ओ बुड्ढे, अगर तू मर्द है तो आज कुत्तों से हमें कटवा। तेरे घर में आए हैं या तेरे दरवाजे पर आए हैं हम, किसी बात के लिए कटवाएगा बता न तू। वो यही भी प्रकट करती है कि म्यूनसिपालिटी द्वारा दिया जाने वाला पानी सबके लिए है, लेकिन तुम बंगले वाले उस पर अधिकार जमाए बैठे हो। सत्यवती का यह विद्रोह स्वर केवल इसी कारण नहीं कि वो शहर में पली है, यह उसके व्यक्तित्व की एक विशेषता भी है, क्योंकि अम्माजी भी शहर में पली है और वो ऐसा आक्रोश व्यक्त नहीं करती हैं। हालांकि सामान्य रूप से शांत और दबी रहने वाली अम्माजी के मन में भी आक्रोश है। उसे देखकर राव साहब के बच्चों का हंसना उसे बुरा लगता है। वो उसने हंसने का कारण पूछती है। वह मन में कहती है, 3 जून
जेवनार पीरों के पास आ जाए और करने को कोई काम नहीं तो वक्त ऐसे यही कारण है। सत्यवती अपने आक्रोश से शत्रु पक्ष को आतंकित और दुर्बल कर देती है। वही अधेड़ उम्र की अप्पायम्मा अपनी व्यवहार कुशलता से वृद्धा का विश्वास प्राप्त कर लेती है और मध्यस्थ बनकर दोनों पक्षों में संधि करवाती है। वो फैसला के अंदाज में वृद्धा से पूछता है, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो भाई माई? अम्मा अप्पायम्मा का स्वर सुनकर वृद्धा दुविधा में पड़ जाती है और वृद्धा की पोती संधि का प्रस्ताव सी रखती हुई कहती है, तुम लोग इतना ऐंठ कर बात करोगे तो नहीं देंगे, अच्छी तरीके से बात करोगे तो सोचेंगे। तब अप्पायम्मा अहम की तुष्टि करने और सहानुभूति दीनता का प्रदर्शन करते हुए कहती है, ऐंठ ऐंठ मैया मेरी हमारे पास है ही क्या जिसे आपको आपके सामने ऐंठ दिखाए। अप्पायम्मा की नम्रता, दीनता और कौशल से वृद्धा शांत होकर पानी लेने की अनुमति दे देती है। अनुमति मिलते ही अप्पायम्मा फाटक खोलकर अंदर घुसती है, बाकी सबको भी बुलाती है। फिर पानी का महत्व और पवित्रता समझाती हुई कहती है, आओ लड़कियों, तुम भी आओ। गंगा है जीने के लिए सबसे पहले गंगा चाहिए, उसके बाद ही अड़ना अकड़ना सब पहले पानी भर लो। इससे पता चलता है कि अमीर अहम की दृष्टि चाहते हैं और इनकी अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीब उन्हें अपने आक्रोश से आतंकित न कर दे। साधनाहीन की विशेषता देखते हैं। इस कहानी की घटनाओं द्वारा लेखक बताना चाहते हैं कि साधनहीनता के कारण शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों को अपने आत्मसम्मान को दबाना पड़ता है और अपमानजनक परिस्थितियों में समझौता करना पड़ता है। अप्पायम्मा और अन्य स्त्रियां वृद्धा से पानी भर लेने की अनुमति पाकर पानी भरने आगे बढ़ती है। तब तबिट माँ और अम्मा जी भी आगे बढ़ती है। तबिट माँ बड़ी मायूसी से कहती है, इस धूप से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 घड़े पानी तो चाहिए ही चाहिए। जाने अभी कितने दरवाजे चढ़ने होंगे और कितने लोगों से छी छी सुननी पड़ेगी, कितने झमेले हैं। वह सत्यवती से यह पूछती है कि क्या हर साल पानी की ऐसी समस्या रहती है? तो सत्यवती जवाब देती है, जब से पैदा हुई हो। असल में इस बस्ती में लगा शनिचर ही ऐसा है, यानी यहाँ पर अंधविश्वास की बात हो रही है, लगा शनिचर ही ऐसा है। कहानीकार ने कहानी के अंत में भी यह संकेत दिया है कि पानी के लिए गरीब और अमीर का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, बल्कि गरीबों को रोज यह संघर्ष करना पड़ता है। स्त्रियों के प्रति संवेदना की भावना। कहानीकार में कहानी में अधिकांश स्त्री पात्रों को स्थान दिया है, क्योंकि घर में पानी भरने का दायित्व प्राय स्त्रियों ही निभाती है। स्त्री को ही घर के काम के अलावा बच्चों को संभालना, पानी भरना आदि दूसरे अनेक प्रकार काम करते। दूध पीते बच्चों को माँ तविट माँ ऐसी स्त्री की प्रतिनिधि है। बच्चों को घर में सुलाकर वो पानी भरने बाहर जाती है। बाहर जाने पर घर में सो रहे बच्चों को जगाने की चिंता सताती रहती है। घर में पंखा तक नहीं है। वह गर्मी के कारण आंचल से ही हवा झलने लगती। तविट माँ के माध्यम से संतान के प्रति माँ के स्नेह का एक सुंदर चित्र भी उपस्थित किया है। बच्चों को जोर जोर से रोने का कारण वो इस प्रकार बताती हैं, दूध ठीक से पूरा नहीं पड़ता। असल में रोना इसलिए नहीं है, अपनी जान को यह पसीना भी तो एक है ना। धार पर धार बह रहा है, मुंह में नमक लगता है तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। कहानीकार यह बताना चाहता है कि बच्चे बोल नहीं सकते, अपनी परेशानी नहीं बता सकते, लेकिन यह माँ का प्रेम ही है कि वो बिना बोले ही बच्चे के मन को, उसकी ज़रूरत को समझ लेती हैं। तेलुगु भाषा समाज के एक विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा का संकेत। हमारी मटका सिर पर उठाकर आ रही 40 वर्षीय महिला को अत्ता कहकर पुकारती है और ऐसा पानी देने की विनती करती है। तेलुगु में अत्ता शब्द के 2 अर्थ हैं, बुआ और सास। आंध्र प्रदेश में बुआ के बेटे से लड़की का और
बेटी से लड़के का विवाह हो सकता है। गांव में लड़के और लड़कियां प्राय सभी पराय स्त्रियों को अत्ता और पराय पुरुषों को मामा कहकर पुकारते हैं। तेलुगु में मामा शब्द के भी दो अर्थ है, मामा यानी ससुर। इसलिए वह महिला अम्माजी को इस प्रकार ताना देती है, वाह मेरी रानी, वाह किस गांव के नाता है री मेरी बहू, मेरा कौन बेटा ले आया है तुझे। अम्माजी एक नवयुवती है, परंतु सुनने में ऐसा लगता है मानो वो एक बूढ़ी स्त्री है। किंतु तेलुगु प्रांत के कुछ इलाकों में लड़कियों को अम्माजी नाम दिया जाता है। कहानी में गांव और शहर। प्राणधारा कहानी में गांव और शहर दोनों की अपनी अपनी विशेषता दिखती है। गांव के बहुत लोग रोजगार के लिए शहर में जाकर बसने लगते हैं, फिर भी उन लोगों का अपना गांव से संबंध बराबर बना रहता है। गांव में जाति का बहुत महत्व है, इसलिए हर व्यक्ति की जाति का पता दूसरे को होता है। लेकिन शहर में जाति इतना महत्व नहीं होता। कहानी में तबिटमा द्वारा राव साहब की जाति पूछने पर सत्यवती कहती है, शहर में जाति पाति की बात जल्दी से पता नहीं चल पाती है, यहाँ बात सारी ओहद की होती है। तबिटमा यह इसलिए पूछती है कि वह गांव से आई हैं। राव साहब के बंगले पर इन लोगों को देखकर, कुत्ते भौंकते देखकर वो बहुत डर जाती है। तो शहर में पत्नी पली बड़ी सत्यवती शहर के लोगों के तौर तरीके पर व्यंग करते हुए कहती है, बस यही होता है रे, इस शहर में किसी भी बड़े आदमी की ड्यूटी पर जाओ, घर वालों से पहले उनके कुत्ते अगवानी करते हैं। बंगले के बड़े से बड़े बगीचे में बांस, सुपारियों, झाड़ियों, क्रोटन के पेड़ तथा गमलों से कैक्टस और मूंज जैसे राक्षस जाति के पौधे देखकर टबिटमा को हैरान होती है और वह सामान्य ग्रामवासियों की उपयोगितावादी दृष्टि की परिचय देती हुई कहती है, हमारे गांव के बगीचे ऐसे नहीं होते, बगीचा कहीं और, मकान कहीं और होता है। इससे बड़ा बगीचा किसी के पास होता तो एक पूरा का पूरा घर मजे से गुजार सकता है। लकड़ी, ठंडल, घास, पत्ते, मौसम में फल फूल, हर चीज़ का दाम मिलता है। तो कहानी में नाटकीयता। प्राणधारा कहानी में नाटकीयता शुरू से अंत तक बनी हुई है। कहानी पात्रों के बीच हुए संवादों से बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती है। कहानीकार हस्तक्षेप न करके पात्र को हमारे सामने उपस्थापित करता चलता है और स्वयं एक दर्शक बन जाता है। पात्र अपने संवादों, घात प्रतिघातों आदि द्वारा घटनाक्रम को क्रमिक और स्वाभाविक रूप में आगे लाते प्रतीत होते हैं। सार्वजनिक नल के पास का दृश्य हो या राव साहब के बंगलों के पास देर तक चलती कसमकस, पात्रों के सहज हाव भाव एवं संवाद कहानी को नाटकीयता प्रदान कर उसे रोचक बना दे रहे हैं। कहानी की भाषा बोलचाल की सरल और पात्रोचित है, इसे नाटकीयता का गुण और भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा है प्राणधारा कहानी, जिसे कलीपट्टनम रामाराव जी ने लिखा है। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर पानी को लेकर जो पानी वाली समस्या गरीबों में होती है, जो आज भी है, कहीं कहीं इलाकों में लोगों को पानी पीने तक भी नहीं मिलता है, तो उसके ऊपर आधारित है। तो आप सबको अच्छा लगेगा। सारांश है ये, आप इसे पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, जिससे आपको सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसमें कितने सारे प्रश्न हो सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्राणधारा कहानी के आधार पर कालीपट्टनम रामाराव की सामाजिक दृष्टि पर विचार डालिए। प्राणधारा कहानी के आधार पर इस उक्ति के औचित्य पर विचार कीजिए कि रामाराव अपने आवेश को छिपाकर पाठक के आवेश पैदा करने वाले कथा शिल्प है। फिर हो सकता है प्राणधारा कहानी में जहां अम्माजी सहिष्णु, शांत और नियतवादी वर्ग, वहां सत्यवादी आक्रोशपूर्ण विद्रोह वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इस युक्ति पर विचार कीजिए। क्या यह माना जा सकता है कि प्राणधारा कहानी विरल होते जा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के प्रति, सामाजिक न्याय के प्रति पाठक को सजग करती है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं। प्राणधारा कहानी के नाट्य के तत्वों पर विचार कीजिए। प्राणधारा कहानी में लेखक के तेलुगु समाज के साथ मानव जीवन के किन संवेदनशील मुद्दों को उठाया है। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन आप पूरे पाठ को समझ लीजिए और उसे लिखिए परीक्षा में, जो आपके बहुत काम आएंगे। और
आप इसे पढ़िए, लिखिए, समझिए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकता है। धन्यवाद।